हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप लोगों के डिमांड पे, आप लोगों की मांग के अनुसार आज मैं ऑनलाइन क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। जैसा कि मैंने ये देखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं कहाँ तक चीज़ें आपको पढ़ा पाया था ऑफलाइन क्लास में, जहाँ तक भी मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री, उसी के आगे आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। संदीप ने मुझे फ़ोटो खींच के भेजा भी था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कल परसों कि सर इतना पढ़ाया गया था, इसके आगे कंटिन्यू करना है। तो जो भी मैंने पढ़ाया था आपको, उसके आगे मॉडर्न हिस्ट्री में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का गांधीयन एरा या गांधी युग के नाम से। ठीक है। तो आज गांधी युग के बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग गांधी जी से संबंधित उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समय को ज़्यादा लॉस न करते हुए हम लोग गांधी युग के बारे में आते हैं और गांधी जी के बारे में चर्चा करते हैं। आज गांधी जी के इंट्रोडक्टरी क्लास चलेगी हमारी। ठीक है। आज हम लोग गांधी जी के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जानेंगे। ठीक है। आज देखते क्या है। इस टॉपिक का नाम हमारा होगा गांधी युग। तो गांधी जी का हम लोग सबसे पहले देखेंगे जन्म। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गांधी जी का जन्म। ठीक है। अगर ये 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर को हम लोग प्रत्येक 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को हम लोग 3 चीज़ें मनाते हैं। प्रत्येक 2 अक्टूबर को हम लोग 3 चीज़ें मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में भी मनाते हैं। 2 हो गया, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। और तीसरी चीज़ अहिंसा दिवस। ठीक है। तो 2 अक्टूबर को हम लोग, प्रत्येक 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ठीक इसी दिन 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में भी 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। गांधी जी चूँकि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए हम लोग इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बात आती है 1869 की। 1869 में अगर हम देखें, तो अगर 1869 में हम 10 साल कम कर दें, माइनस का 10 ईयर कम कर दें, तो कितना हो जाएगा? 1859 हो जाएगा। और 1859 में स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुई थी, बनना आरंभ हुआ था। 1869 में 10 साल कम कर दिया तो 1859 में स्वेज नहर बनना स्टार्ट हुई थी। और ठीक इसमें आप 10 साल जोड़ दीजिए, प्लस का 10 ईयर कर दीजिए, तो यही आ जाएगा आपका 1869। 1869 में क्या हुआ था? स्वेज नहर का पहला चरण पूरा हुआ था। समझ पा रहे हैं आप लोग? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस,
लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और 1869 केवल सन में हम लोग देखें तो 1869 में 10 साल कम कर दिया तो 1859 हो गया। 1859 में सुएज नहर बनना स्टार्ट हुई थी और ठीक इसमें 10 साल 1859 में हो गए तो गांधी जी का जन्म वाला क्षण आ गया, यानी 1869 में सुएज नहर का पहला चरण बन के कंप्लीट हुआ था। ये याद रखिएगा, सुएज नहर जो थी चरणबद्ध तरीके से उसका निर्माण हुआ था, वो कई चरणों में स्टेप बाय स्टेप वो कई चरणों में उसका निर्माण हुआ था। तो 1869 में जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था उसी वर्ष में सुएज नहर का पहला स्टेप बन के कम्प्लीट हुआ था, पहला चरण बन के कम्प्लीट हुआ था। अब अगर हम चीज़ यहाँ से और देखें तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो मिस्र ने किया था। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने किया था। कब किया था? तो 1956 में किया था। 1956 में किया था। मिस्र में और क्या है? मिस्र में नील नदी बहती है, नील नदी बहती है और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। मिस्र की मिट्टी को हम लोग कीमिया कहते हैं और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग और कीमिया से निकला है केमिस्ट्री। ठीक है, मिस्र की मिट्टी को हम लोग कीमिया कहते हैं। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग और कीमिया वर्ड से निकला है केमिस्ट्री शब्द। 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ किसका? सुएज नहर का। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। किसने किया? मिस्र ने किया। 1956 में और क्या हुआ? LIC की स्थापना हुई। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। तो दूसरी चीज़ और भी याद रखिए, 1869 में गांधी जी का जन्म होता है। जब सुएज नहर का पहला चरण बन के पूरा हुआ था तो इस समय सुएज नहर की लंबाई क्या थी? सुएज नहर की लंबाई इसी सन में छुपा हुआ है। अगर इस 1869 में 8 को रिमूव कर दें तो 169 किलोमीटर। 169 किलोमीटर। जब सुएज नहर का पहला चरण बन के कम्प्लीट हुआ था 1869 में, तो उस समय सुएज नहर की लंबाई कुल 169 किलोमीटर थी। लेकिन वर्तमान में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर के आसपास है। वर्तमान में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर के आसपास है, 193 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो हम ऐसे बेसिकली जोड़ रहे थे और कुछ नहीं। आइए हम लोग आते हैं गांधी जी के बारे में। ठीक है, हाँ, तो हमने देखा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। ठीक है, स्थान की बात करें, स्थान में पहला पॉइंट है राज्य। किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक जनपद में हुआ था। किस ग्राम में या गांव में हुआ था? तो काठियावाड़ ग्राम में हुआ था। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। राज्य गुजरात, जिला पोरबंदर और गांव काठियावाड़। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी अर्थात उनके पिता को ही हम काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी और करमचंद गांधी को ही हम काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कभी आपके एग्ज़ाम में गांधी जी के पिता के बारे में पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर वहाँ पे करमचंद गांधी ना दे करके ऑप्शन में बल्कि काबा गांधी दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, तो पिता करमचंद गांधी या उन्हीं को हम काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। दादा का नाम उत्तम चंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। दादा का नाम उत्तम चंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अगर गांधी जी के विवाह की बात करें, विवाह इनका
13 वर्ष 6 माह की अवस्था में हुआ था, अर्थात 13.5 साल की उम्र में 13.5 साल की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। किससे? 14 वर्ष की कन्या से। जब गांधी जी का विवाह हुआ तो वो मात्र 13.5 साल के, 13 वर्ष 6 महीने के थे, और इनसे 6 महीने बड़ी अर्थात 6 माह बड़ी कन्या से इनकी शादी हुई, अर्थात कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी इनसे अर्थात इनकी पत्नी इनसे 6 महीने की बड़ी हैं। ठीक, आइए इनके पुत्रों की बात कर लेते हैं। तो इनके जो स्वयं के पुत्र हैं, ठीक है, वो 4 हैं। इनके पुत्रों की संख्या कुल 4 है। नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये वो देवदास नहीं है, पारो वाले। ठीक, गांधी जी के हम 5वें पुत्र के रूप में भी किसी व्यक्ति को जानते हैं, वह हैं जमनालाल बजाज। ये स्वयं के इनके पुत्र नहीं थे, बल्कि अडॉप्टेड पुत्र थे, गोद लिए पुत्र थे। गांधी जी ने इनको गोद लिया था। तो 5वें पुत्र के रूप में गांधी जी ने किनको माना है? जमनालाल बजाज को। इनके आगे एक वर्ड लगा है राय बहादुर। तो राय बहादुर एक उपाधि है, जमनालाल बजाज को दी गई एक प्रकार की उपाधि है राय बहादुर। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि कब, क्यों, कैसे दी गई थी, ये चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में हम किनको जानते हैं? राय बहादुर जमनालाल बजाज जी को। ठीक है, आइए ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। गांधी जी को कुछ उपाधियाँ दी गई थी, व्यक्तिगत कुछ उपाधियाँ इनको दी गई थी। पर्टिकुलर विशेष तौर पर किसी व्यक्ति ने इनको कुछ उपाधि दी थी, कुछ डिग्रीज दी थी, कुछ कहा था इनके बारे में। आइए उन्हीं को हम उपाधियों के नाम से जानते हैं। गांधी जी के बारे में किसी ने कुछ कहा था व्यक्तिगत तौर पे, ठीक है, जैसे महात्मा। तो महात्मा गांधी जी को किसने कहा? बापू गांधी जी को किसने कहा? गांधी जी को बाबा मलंग किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, गांधी जी को देशद्रोही फकीर, और गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो आइए चर्चा करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा, पहले तो उनका नाम था गांधी जी था क्यों, ठीक। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ठीक, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब दी थी, क्यों दी थी, क्या सिचुएशन थी वो, क्या कंडीशन थी, वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो महात्मा आज हम लोग जानते हैं कि ना, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो महात्मा एक उपाधि है गांधी जी की, ठीक है। तो महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको महात्मा कहा है। जबकि बापू किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। बाबा मलंग खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने कहा है, बाबा मलंग। जबकि राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल। और देशद्रोही फकीर कहा है फ्रैंक मोरिस। दोनों व्यक्ति विदेशी थे, दोनों व्यक्ति विदेशी थे। कौन कौन? विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मोरिस। एक ने कहा है अर्धनग्न फकीर, दूसरे ने कहा है देशद्रोही फकीर। ठीक है, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा है, जबकि देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा। दोनों व्यक्ति विदेशी थे। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? तो लॉर्ड माउंट बेटन ने कहा है, लॉर्ड माउंट बेटन साहब ने कहा है वन मैन बाउंड्री फोर्स। आइए आगे हम चर्चा करेंगे। गांधी जी ने कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी प्रकाशित की थी, ठीक है, जिनमें से हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित कौन से पत्र और पत्रिकाएं थी, कौन सी मैगजीन्स थी। तो पहला है यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका थी, समाचार पत्र था, मैगजीन से आप कह सकते हैं। ठीक, ये कब प्रकाशित की गई थी? 1919 में। किस भाषा में प्रकाशित की गई थी, ये भी पूछता है आपसे एग्जाम में, तो ये थी इंग्लिश भाषा में। यंग इंडिया नाम की पत्रिका जो है गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। किस भाषा में की गई थी? तो इंग्लिश भाषा में की गई थी। दूसरा है नव जीवन, दूसरा है
नवजीवन, नवजीवन भी 1919 में प्रकाशित की गई थी। ये कौन सी भाषा में था? तो गुजराती भाषा में था। हरिजन नाम की पत्रिका एक प्रकाशित की गई थी 1933 में, 1933 में ये थी हिंदी भाषा में। ठीक है, आइए यहाँ से इन तीनों को हम देखते हैं। यंग इंडिया 1919 में इंग्लिश भाषा में, नवजीवन 1919 में गुजराती में, जबकि हरिजन हिंदी में 1933 में। याद रखने के लिए हम याद कर सकते हैं इसको ऐसे, यंग इंडिया, यंग से जवान, जबकि गांधी जी कैसे? ओल्ड है, बूढ़े हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति यंग होने की बात करता है, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक ओल्ड पर्सन, एक बूढ़ा व्यक्ति यंग होने की बात करता है। ठीक है, तो हो गया हमारा यंग इंडिया। तो बूढ़ा किसकी बात कर रहा है? यंग होने की, तो यंग इंडिया। तो अब आपको याद हो जाएगा, शब्द को कोरिलेट करिए। यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम की पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो गांधी जी ने। गांधी जी एक ओल्ड पर्सन है, बूढ़े व्यक्ति हैं, और वो किसकी बात करते हैं? यंग होने की। तो बूढ़ा व्यक्ति यंग होने की बात कर रहा है, तो गांधी जी यंग इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक, 1919 में किस भाषा में थी? इंग्लिश में थी। नवजीवन, अब गांधी जी हैं, पूरी तरीके से बूढ़े हैं। देखिए मेरी बात किसी को बुरा न लगे, ठीक है। जिस चीज़ मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप तो जानते हैं कि यहाँ पे केवल मतलब होता है मेरा आपके दिल दिमाग तक चीज़ों को बैठाने की। मेरा किसी व्यक्ति का या पर्सनली किसी का मजाक उड़ाना नहीं, किसी भी प्रकार का कोई होर्डिंग करना नहीं। बस मकसद मेरा ये है, उद्देश्य मेरा ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टेबल हो जाएं। बस इसलिए मैं चीज़ों को इस तरीके से कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो नवजीवन, नवजीवन, नवजीवन का मतलब है नया जीवन। नवजीवन यानी नया जीवन। अब गांधी जी वृद्ध हो चुके हैं, ठीक है, अब लेकिन उनके अंदर जीने की आकांक्षा है। वो फिर से चाहते हैं कि यार काश ईश्वर मुझे एक नया जीवन देता, मैं फिर से बच्चा होता, मेरा फिर से जन्म होता, एक नए जीवन को मैं जीता तो मैं और भी बेहतर कर पाता। तो नवजीवन, नवजीवन की कामना, नवजीवन की आकांक्षा कौन रखते हैं? गांधी जी। ठीक है, तो नवजीवन नाम की पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? गांधी जी ने 1919 में। ये कौन सी भाषा में थी? गुजराती भाषा में थी। ठीक है, नेक्स्ट है हरिजन। हरिजन नाम की पत्रिका 1933 में हिंदी भाषा में प्रकाशित की गई थी गांधी जी द्वारा। ठीक है, हा से हरिजन, हा से हिंदी, हा से हरिजन, हा से हिंदी। तो लैंग्वेज याद होगा आपको, हा से हरिजन, हा से हिंदी। 26 नवंबर 1932, 26 सितंबर 1932 को पुणे की यरावदा जेल में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत गांधी जी ने कहा कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति दलित नहीं बल्कि हरिजन नाम से जाना जाएगा। अर्थात ये है कि पहले के टाइम पे 1932 के पहले जो आज के हरिजन समुदाय के लोग हैं, इनको हम लोग दलित के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इन दलितों के रिस्पेक्ट में उन्होंने क्या कहा कि अब और आज से, अभी से, आज के बाद कोई भी दलित हरिजन दलित नाम से नहीं बल्कि हरिजन नाम से जाना जाएगा। ये थी बात 1932 की। 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पुणे के यरावदा जेल में समझौता हुआ कि गांधी जी ने कहा कि आज के बाद कोई भी दलित नाम से नहीं बल्कि हरिजन नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और 1932 के बाद ये जेल से बाहर निकलते हैं तो उसी हरिजन के सेंस में उन्होंने, रिस्पेक्ट में उन्होंने 1933 में हरिजन नाम की पत्रिका भी प्रकाशित की थी। ठीक है, और हिंदी भाषा में। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये प्रकाशित की गई थी दक्षिण अफ्रीका से। पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका गांधी जी द्वारा कहाँ से प्रकाशित की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका से, भारत से नहीं, इंडिया से नहीं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका कैसी थी? मंथली, वीकली, ईयरली,
या डेली बेस पे, या ठीक है मंथली थी, ईयरली थी, डेली बेस पे थी, या ईयरली, कुछ भी समझ रहे हैं। तो साप्ताहिक थी, महीने की थी, या वार्षिकी थी। तो ये कैसी पत्रिका थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली पत्रिका थी, वीक्ली मैगजीन। ठीक, इंडियन ओपिनियन नाम की जो मैगजीन सी पत्रिका थी, गांधी जी द्वारा प्रकाशित थी, वो साप्ताहिक पत्रिका थी। और कहाँ से प्रकाशित की गई थी, कहाँ पर पब्लिश की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से। आइए कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी द्वारा कुछ पुस्तक भी चलाए गए थे, जैसे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित की गई थी। और मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग ये गांधी जी की बायोग्राफी थी या आत्मकथा थी कैसे। इसी का इंग्लिश वर्जन हम लोग जानते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या मेरे सत्य के साथ प्रयोग, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम की जो किताब है, जो पुस्तक है, गांधी जी की जीवनी है, इनका जीवन परिचय, उनकी बायोग्राफी है, आत्मकथा है। ठीक, और हिंद स्वराज, ये दोनों ही किताबें, दोनों ही पुस्तकें गुजराती भाषा में हैं, दोनों ही गुजराती भाषा में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज दोनों ही पुस्तकें गुजराती भाषा में है। ठीक है, जिसमें से हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसको तो कुछ गांधी जी ने लिखा है और कुछ इनके पीए ने लिखा है, पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, निजी सचिव लोगों ने। ठीक है, आइए अब हम कुछ इनके पीए या निजी सचिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, पीए पर्सनल असिस्टेंट, निजी सचिव की बात कर लेते हैं। गांधी जी ने कुछ अपने निजी सचिव रखे थे, जैसे महादेव देसाई और प्यारेलाल। दोनों को आपको याद करना है। गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, निजी सचिव के रूप में कौन थे? तो महादेव देसाई और प्यारेलाल। अगर ऑप्शन में आपको निजी सचिव के रूप में महादेव देसाई ना दिए हों तो आपको टिक करना है प्यारेलाल। ठीक, गांधी जी को कुछ भजन बहुत ज़्यादा प्यारे थे। उन भजन के नाम भी आपको एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे पहला भजन है, पहला प्रिय भजन है वैष्णो जंतु का कहिए। ठीक है, वैष्णो जंतु का कहिए, इसकी रचयिता के नाम पूछ लेता है तो नरसिंह मेहता। वैष्णो जंतु का कहिए भजन के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। ठीक है, तो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि गांधी जी को पहला भजन कौन सा प्रिय था गांधी जी द्वारा, या गांधी जी को पहला प्रथम भजन कौन सा था जो अत्यधिक प्रिय था, तो कौन था? वैष्णो जंतु का कहिए। वैष्णो जंतु का कहिए के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, पॉइंट है दूसरा प्रिय भजन। गांधी जी को दूसरा प्रिय भजन कौन सा था? तो रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इसके रचयिता कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, पहला उनका प्रिय भजन वैष्णो जंतु का कहिए, इनके रचयिता नरसिंह मेहता। जबकि दूसरा गांधी जी को प्रिय भजन कौन सा था? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जबकि इसके रचयिता कौन थे? विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो ये था हमारा आज का, इतना आज हम लोग देखते हैं। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्लास अच्छी लगी आपको तो मेरे को कमेंट करके आप बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। और पसंद आ रही है इस क्लास को, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ ठीक कर रहा हूँ और आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ, तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि मैं आपके लिए आगे काम कर सकूं। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।